এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ত্রিপুরায় এসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। শুনতে থাকুন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই মুহূর্তে কি বক্তব্য রাখছেন রাজ্যবাসীর জন্য। আপনার মতামত অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন। पूर्वोत्तर को विश्व के 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक बनाने का काम किया है। हमारी स्ट्रेंथ अकेले पूर्वोत्तर में 7500 से ज्यादा अधिक फूलों की प्रजातियां हैं और कई प्रकार के अलभ्य, वन्य और पानी जन्य प्रजातियों का ये हमारा उत्कृष्ट स्थान है। ये सारी चीजों को संजोकर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास इस 10 साल में हुआ है। परंतु सबसे बड़ा काम हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित करने का काम ये 10 साल के अंदर हुआ है। मैं बाद में इसमें डिटेल बताऊंगा, परंतु 20 से ज्यादा समझौते कर 9000 से ज्यादा हाथ में हथियार लिए युवाओं को सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में शामिल कर नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित हुई, जो हर प्रकार के विकास की नींव बनी है। और अभी अभी प्रधानमंत्री जी अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट को एक और ताकत देने के लिए दिल्ली के कार्यक्रम में गए और अब ये अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट पूरी दुनिया, पूरा देश कार्य कर रही है। मैं आज सभी मुख्यमंत्रियों को भी कहना चाहता हूं कि पूरा देश चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट का हर व्यक्ति समृद्ध बने, नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य समृद्ध बने और उत्तर प्रदेश से कई गुना बड़ा हमारे भूभाग देश के विकास में योगदान करता रहे। एक प्रकार से इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार की मूल संरचनाएं खड़ा करने का काम ये 10 साल में हुआ है। अब समय आ गया है कि नींव पर एक बुलंद, मजबूत और समावेशी विकास की आगे बढ़ने का काम हमें करना है। पूर्वोत्तर के विकास की गति बढ़ाकर पूर्वोत्तर को शेष भारत के बरोबर लाना, ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। केंद्र में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नॉर्थ ईस्ट को प्रायोरिटी देने की शुरुआत करी। जब अटल जी की सरकार बनी तब हमने डोनर मंत्रालय की स्थापना करी और मोदी जी ने पूरी मंत्री परिषद को नॉर्थ ईस्ट का रात्रि निवास वाले दौरे करने का आग्रह कर 700 से ज्यादा मंत्रियों ने अब तक रात्रि निवास, 700 दिन से ज्यादा रात्रि निवास यहां पर हुआ है। प्रधानमंत्री स्वयं 65 बार आए हैं और हर बार कोई न कोई तोहफा नॉर्थ ईस्ट के लिए लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर की संस्कृति को भी संरक्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे ज्यादा अगर पूर्वोत्तर की भाषाओं को 8वीं अनुसूची में समाने का काम हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। हमने भी विभिन्न समझौते जो किए उसमें पूर्वोत्तर की अलग अलग बोलियों को ताकत देना, उसको संजोना और प्राथमिक शिक्षा कम से कम पूर्वोत्तर की भाषा में हो, इसके लिए हमने बड़ा आग्रह रखा है। और मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा फायदा हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखने में होगा। अब समय आ गया है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को पूर्वोत्तर के विकास से
एक बिग पुश देने का समय आ गया है और इसके लिए एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट, ये तीनों मंत्र जो हमें दिए गए हैं, ये तीनों मंत्र को चरितार्थ करने का काम डोनर मंत्रालय बखूबी कर रहा है, एनईसी भी कर रही है। एनईसी ने अपने 50 वर्षों में आकांक्षाओं, जरूरियातों और चुनौतियों के संभावित समाधानों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच बनकर पूर्वोत्तर के विकास की भाग्य रेखा बनने का काम किया है। भारत सरकार और पूर्वोत्तर के छोटे छोटे राज्यों की नीति के बीच में सामंजस्य हो, जिसके कारण विकास नीचे तक पहुंचता है, इसमें एनईसी की बड़ी भूमिका रही है। विकास की योजनाएं तैयार करना, विभिन्न जनजातीय समूहों को विकास के साथ जोड़ना और समग्र क्षेत्र को एक अलग दृष्टिकोण से ऊपर से देखकर समग्र क्षेत्र के विकास का आयोजन रेखांकित करने का काम पूर्वोत्तर में एनईसी ने किया है। मोदी जी ने एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाने का काम कर लिया है। इसके आधार पर राज्य सरकारों ने और डोनर मंत्रालय ने निवेश का इकोसिस्टम बेहतर करने की अब जरूरत है। कनेक्टिविटी अब प्रॉब्लम नहीं रही और विश्व के साथ कनेक्टिविटी भी थोड़े समय के बाद प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। बांग्लादेश के एन्क्लेव्स एक्सचेंज के बाद पूर्वोत्तर को दुनिया के साथ जोड़ने का हमारा लक्ष्य बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। पूर्वोत्तर में एक औद्योगिक इकोसिस्टम इससे दृढ़ होगी और पूरी दुनिया का बाजार यहाँ पर निवेश करने वालों के लिए खुलेगा और इसके लिए हर राज्य ने भी अपने प्रयास मजबूत करने पड़ेंगे। भारत सरकार भी सभी इन्वेस्टरों को पूर्वोत्तर की ओर आने के लिए प्रेरित करती है। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण की इकोसिस्टम के विकास के लिए 3 सेमीकंडक्टर यूनिट नॉर्थ ईस्ट में स्थापना करने का निर्णय लिया। इनमें से एक इकाई टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड लगभग 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से आसाम में आने वाली है। वो अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है और इसके साथ साथ 20,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 60,000 अप्रत्यक्ष रोजगार खड़े होंगे। इस फ्यूचर पोटेंशियल को ध्यान में रखकर भारत सरकार का शिक्षा विभाग नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटियों के साथ बैठकर इसी प्रकार के शिक्षा से लैस, ज्ञान से लैस युवा तैयार हो, इसके लिए भी कोर्स की निर्मित कर रहा है, जिससे जो जॉब जनरेट होंगे इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को मिले। ये जो इकाइयां डाउनस्ट्रीम ऑटोमेटिव के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सहायभूत होगी। और मैं इतना आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये एक नई शुरुआत है। नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आए, बड़ी बड़ी इकाइयां आए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए, इसको गति भी देनी चाहिए। परंतु सिर्फ क्षेत्र के और राज्य के विकास से नॉर्थ ईस्ट हमेशा शांत बना नहीं रह सकता। इसके साथ साथ व्यक्ति, गांव और राज्य तीनों के बीच में विकास का सामंजस्य करना पड़ेगा और व्यक्ति के विकास का हमें आयोजन करना है,
गांव के विकास का आयोजन करना है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ इसके पहले की एनईसी की बैठक में मैंने कहा था दूध, सब्जी, अंडे, मछली और मांस, इसमें स्वावलंबन लाए बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है। यही चीजें हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, दूध, सब्जी, अंडे, मांस, यही चीजें हैं जो व्यक्ति के विकास का कारण बन सकती हैं। और जब तक हर व्यक्ति को हम संपन्न नहीं कर सकते, संपन्न नॉर्थ ईस्ट की कल्पना बेमानी है। हो सकता है राज्य का जीएसडीपी बढ़ा ले, मगर व्यक्ति का संतोष और व्यक्ति के विकास की कल्पना, ये सभी चीजों से हमने करनी पड़ेगी। और टूरिज्म, कनेक्टिविटी की बहुत उपलब्धता के कारण सॉफ्टवेयर निर्माण के भी यहाँ ढेर सारे मौके पड़े हैं। नेचुरल कोर्स में पूरा नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक खेती करता है। मेरा सभी मुख्यमंत्रियों से, राज्यपाल महोदयों से और मुख्य सचिव से आग्रह है कि भारत सरकार ने नेशनल ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड बनाई है, जिसका उद्देश्य कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक खेती करने वाले सभी किसानों को इसके साथ जोड़कर पैकेजिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट तीनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ मुनाफा नहीं करेगा, पर केजी जो मुनाफा आएगा उसको वो भी किसान को वापस देगा जिस किसान के खेत में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनी है। तो अंततोगत्वा कोऑपरेटिव बेसिस पर चलने के कारण अमूल की पेटेंट पर उत्पादन करने वाले हर किसान के पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मुनाफा वापस भेजने की व्यवस्था एनओसीएल में है। मेरा आग्रह है कि सभी राज्य एनओसीएल के साथ समझौता करें, अपने अपने राज्य के किसानों को एनओसीएल के साथ जोड़ें और उनकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को आने वाले दिनों में विश्व के बाजार में पहुंचाएं। भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में पहले हर राज्य में 3 और आसाम जैसे राज्य में हर जिले में 1 ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लैब प्रस्तापित करने का निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से भूमि और कृषि उत्पाद दोनों का विश्वसनीय ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होगा। भारत ब्रांड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो लॉन्च कर दिया गया है और वो और भारत कोऑपरेटिव, जिसके माध्यम से हम विश्व भर में हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे। कनेक्टिविटी के लिए जो कुछ करना बाकी है वो हमारी प्रायोरिटी का विषय है और मैं भारत सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आईटी की कनेक्टिविटी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी और फिर यहाँ पर सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल यहाँ पड़ा है। नई उद्योग नीति बहुत लुक्रेटिव है, देश भर से उद्योग हम ला पाए ऐसी है, इसका हमने फायदा उठाना चाहिए। बनने की संभावनाएं मिशन पाम ऑयल के अंदर पड़ी है। देश के अंदर तिलहन का उत्पादन कम है। हम अभी भी एडिबल ऑयल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है। ये मिशन पाम ऑयल ही हमें आत्मनिर्भर कर सकता है और इसके लिए गुजरात में कुछ जगह टिश्यू कल्चर के प्रयोग भी हो रहे हैं, जो पर्याप्त मात्रा में ज्यादा प्रोडक्ट देने वाले पाम के पौधों का निर्माण भी करेंगे और यहाँ पर देने का काम भी करेंगे और किसानों को क्रूड पाम ऑयल के मूल्य पर 2% डिफरेंशियल देने का भी भारत सरकार ने आयोजन करा है।
अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में 10 नई तेल मिलों का विकास करने का प्रस्ताव है। मुझे लगता है कि ये हमें फायदा कराएगा। असम राइफल और केंद्रीय पुलिस बल इस सब ने इकट्ठा मिलकर यहाँ पर एक बहुत अच्छी व्यवस्था करने में सफलता पाई है, जिसके चलते हिंसक घटनाओं में 31% कमी और नाक जिले की निगरानी समिति बनाई, उसको पुलिस के अप्रोच के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर और फोकस के अंदर, तीनों के अंदर परिवर्तन करने की जरूरत है। परंतु इसकी पूर्व शर्त है कि स्टोरेज के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। आसाम की